नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कॉल्ड एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट किसे कहते हैं? एडवर्टिजमेंट बेसिकली कहते हैं ब्रांडिंग को। वो चाहे तो खुद की हो सकती है, वह चाहे तो अपनी प्रोडक्ट की हो सकती है। किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करने को ही एडवर्टिजमेंट कहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी इस चीज़ को जानने में ज़्यादा है कि यह कब शुरू हुई और कैसे वर्किंग में आई, और उसका इफ़ेक्ट क्या आज भी हमारी लाइफ में होता है, और अभी करंट सिचुएशन में जितनी भी एडवर्टिजमेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में कितना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यह एडवर्टिजमेंट कब, कहाँ, क्यों और कैसे शुरू हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंसानों ने अपने कबीलों को छोड़कर बड़े बड़े जगहों को कैप्चर करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े स्टेटों को कवर करना शुरू कर दिया, और उन पे राज करने के लिए राजाओं की शुरुआत हुई। और एक राजा के पास अपनी प्रजा को कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशन या कोई कानूनी तरीका नहीं था, और उसे अपनी प्रजा से सेवाएं तो हासिल करनी ही थी और उनसे टैक्स भी लेना था। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए? और तब राजा के दरबार के कुछ ज्ञानी लोगों ने मिल के धर्म की और जात, कास्ट की स्थापना की। कास्ट के हिसाब से उन्होंने लोगों को यह बताना शुरू किया कि किन किन लोगों को क्या क्या काम करना है, और धर्म के हिसाब से लोगों को बताया कि धर्म भगवान ने बनाया है और भगवान तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब रखता है। अगर तुम अपने कास्ट के हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और अगर कर्म पूरा करोगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। इवन उन्हें भूतों से भी डराया गया और बीमारियों का डर दिखाया गया, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा कुछ काम करने के लिए होता नहीं था। इसीलिए लोग जंगल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे। वह जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे, थोड़ा बहुत कुछ खाने को लाते थे और कुछ खेती करते थे। और उन्हें जंगलों में जाने की वजह से और खेतों में काम करने की वजह से अकेले हमेशा भूतों का डर लगा रहता था, और बीमारियां भी काफ़ी हुआ करती थी। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से रिलीजियस और कास्ट परफेक्ट जगह पे परफेक्टली फिट हो गया कि हाँ, इन सब से बचाने के लिए हमारा धर्म, हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और इसे सेव करने के लिए हमें अपना कर्म करना है कास्ट के हिसाब से। ये चीज़ें काफ़ी परफेक्टली फिट हो गई। इवन यही नहीं, उन्हें यह भी बताया जाता था कि मरने के बाद भी तुम्हारा पाप पुण्य का हिसाब होगा, और तुम्हें उसी कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नर्क मिलेगा। और इवन तुम इस जन्म में जो काम करते हो, अगर वो अच्छा नहीं है तो तुम्हें अगला जन्म और ख़राब मिलेगा, और अगर अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छी कास्ट में मिलेगा। और बस रिलीजियस और कास्ट का कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में एक शासन को चलाने के लिए परफेक्टली फिट हो गया, और सभी इसको फॉलो करने लगे। और तभी कुछ राजाओं ने यह बताना शुरू कर दिया कि जिस रिलीजियस को भगवान ने बनाया वह मैं ही हूँ। मैं ही स्वर्ग से एक इंसान का रूप लेके आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को अच्छा जीवन दे सकूँ। और बस इसी बात से कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया। और बस तभी से राजा के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं अपने धर्म की एडवर्टिजमेंट सभी जगह करूं, और उन लोगों को यह बताना शुरू कर दूं कि ये किस तरह काम करता है और कितना अच्छा है। और तभी उन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा जो मेरे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। अब राजा को यह तो पता था कि उसे ब्रांडिंग अपने धर्म की करनी है, लेकिन एडवर्टिजमेंट में पब्लिक को क्या दिखाना है, किस तरह से अपनी जनता को कन्विंस करना है। तब सभी धर्म गुरुओं ने और राजा ने यह तय किया कि हमें अपने राजा के बारे में ही पब्लिक को बताना चाहिए, और एडवर्टिजमेंट इसी की करनी चाहिए, क्योंकि ओबियसली ये कोई धर्म आसमान से तो उतरा नहीं है, इसे आपने और हमने ही बनाया है। और वैसे भी धर्म का सेंटर एक राजा ही हुआ करता था, इसीलिए हमें राजा की जीवन शैली को ही बताना चाहिए। और बस यहीं से एडवर्टिजमेंट का कंसेप्ट शुरू हो गया, और बस वहीं से राजा की एडवर्टिजमेंट और ब्रांडिंग टीम वहाँ से निकली, अपने पूरे राज्य में निकली, इवन दूसरों के राज्य में भी पहुँचे जिन्हें वह लोग धर्म के प्रचारक कहा करते थे। और उन्होंने जनता को राजा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि एक आम इंसान के बस में ना हो, पूरी की पूरी काल्पनिक बातें जो पूरी भगवान के ऊपर डिपेंड हो, जो एक स्पिरिचुअल ताकत की तरह लगे।
उन्होंने अपने राजा की लड़ाइयों को इतना महान बताया और हारे हुए राजा को इस तरह से बताया कि वह दुनिया का सबसे पावरफुल था, ताकि लोग यह सोच सके कि अगर इतने पावरफुल राजा को हमारा राजा हरा सकता है तो वो कितना महान होगा। और बस यहीं से मेंटल गेम का कंसेप्ट आया कि अपनी एडवर्टाइजमेंट में किस तरह से इसे प्ले किया जाए ताकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक रहे और काफ़ी इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट आए। और बस यहीं से राजा की जीत और राजा की अच्छाइयों को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था, और जो पब्लिक इसे सपोर्ट करती है, जो इसे फॉलो करती है, उसे राजा की तरफ से फाइनेंशियली, फिजिकली और मोरल सपोर्ट दिया जाता था, जो कि उस ज़माने में जंगल में और खेतों में काम करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। और बस लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना और हकीकत मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलने लगा, खाने के लिए घर में खाना आने लगा, और टैक्स भी नहीं देना है, ज़्यादा लोगों की सेवा नहीं करनी है, बस अपने राजा की ब्रांडिंग करने के लिए जगह जगह घूमना है। इसीलिए उन्हें इतनी अच्छी लाइफ देख दूसरे लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से माउथ पब्लिसिटी का कंसेप्ट शुरू हो गया, और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव भी माना जाता था और इवन होता भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यह एडवर्टीज़मेंट कब, कहाँ, क्यों और कैसे शुरू हुई। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की, जब अपने देश से सभी व्यापारी लोग दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाने लगे। अब उन्हें भी यह महसूस होने लगा कि उनके प्रोडक्ट की भी एडवर्टीज़मेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, उस बारे में मार्केट में बातचीत हो और उनके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहे। और जैसा कि हम जानते हैं, उस ज़माने में भी करेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। एक सामान के बदले दूसरे सामान को लिया जाता था, और ज़्यादातर डीलिंग सोने, चांदी और जवाहरात में ही की जाती थी। और सभी देश के व्यापारी अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट, चाहे वह कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ें हो, या हथियार हो, या सोने चांदी की चीज़ें हो, या कोई ज्वेलरी हो, उसे अपने देश के राजा और भगवान के साथ जोड़ दिया करते थे, ताकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहे। यह माउथ पब्लिसिटी का दूसरा कंसेप्ट है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ करता था, और उन्हें तो फ़ायदा हुआ करता था, लेकिन एक दूसरा नुकसान भी था, क्योंकि उस ज़माने में दूसरे लोग जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे किसी देश के प्रोडक्ट से, उसे वह अपने राजा को जब जाकर बेचते थे तो उन्हें यह बताते थे कि यह उस देश से मिला है। तो वहाँ का राजा यह सोचने लगा कि अगर एक दो प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, या एक दो सोने चांदी जवाहरात इतने अच्छे हैं, तो उस देश में कितना सारा सोना चांदी और सब कुछ होगा, और वह उस देश पे आक्रमण करने का प्लान करने लगा। और वही माउथ पब्लिसिटी का अट्रैक्शन मुग़ल सम्राटों को भारत ले आया, और उन्होंने भारत को जीत लिया। वह ज़्यादा कुछ ले जा तो नहीं पाए, क्योंकि वो यहीं पे बस गए, लेकिन वही माउथ पब्लिसिटी कंटिन्यू रही, और उसका अट्रैक्शन ब्रिटिशर्स लोगों को भारत ले आया। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत ग्लोबली वर्ल्ड से जुड़ तो गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसका खजाना पूरा खाली हो गया, वह पूरी तरह से लुट चुका था। और तभी एडवर्टिजमेंट और ब्रांडिंग का कंसेप्ट भी पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने साथ न्यूज़पेपर लेके आए, और वह अपनी हर बात इसी के थ्रू से कहा करते थे, और एडवर्टिजमेंट और ब्रांडिंग भी इसी के थ्रू हुआ करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली यह कंसेप्ट किसी भी कंट्री में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और किसी भी कंट्री में एजुकेशन उनके कल्चर का हिस्सा कभी नहीं था। वह अपनी माउथ पब्लिसिटी पे ही ट्रस्ट किया करते थे, और वही सभी कंट्री में इफ़ेक्टिव मानी जाती थी। और तब शुरू हुआ वर्ल्ड वार, और वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हम सभी एक नए वर्ल्ड में इंटर कर गए, जहां पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई, सभी दुनिया एक हो गई, सभी दुनिया के रूल्स रेगुलेशन एक हो गए, और सभी एक लैंग्वेज को फॉलो करने लगे। एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल था, और यह कंपलसरी भी था। इसका फ़ायदा हमें काफ़ी हुआ। हमने अपने आप को डेवलप किया, नई नई डिस्कवर की, नए नए अचीवमेंट किए, और हम इंटर कर गए आज में, जो आज हम हैं। यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पूरी दुनिया में बेचने हैं, और इसके लिए हमें फिर से महसूस हुआ कि हमें एडवर्टिजमेंट और ब्रांडिंग की ज़रूरत है। आज पूरी तरह से एडवर्टिजमेंट और ब्रांडिंग का कंसेप्ट बदल चुका है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सामने वाले को कन्विंस करना है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली,
और मेंटली हम सामने वाले को मजबूर कर दें अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि इन 4 बेसिक चीज़ों से ही मजबूर किया जाता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जो कि आज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। सबसे पहले इमोशनल एडवर्टाइजमेंट। अब ये इमोशनल एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है? इमोशनल एडवर्टाइजमेंट होती है बच्चों के लिए और बच्चों के साथ पेरेंट्स की फीलिंग अटैचमेंट। पेरेंट्स को यह बताया जाता है कि आपको अपने बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स देने चाहिए, और यह बात सारे पेरेंट जानते हैं, लेकिन उन्हें तब यह बताया जाता है कि यह सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के थ्रू मिलती है, और पेरेंट वहीं इमोशनल उस एडवर्टाइजमेंट से अटैच हो जाते हैं। जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उस प्रोडक्ट के थ्रू ही बच्चों को सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ उस एडवर्टाइजमेंट के इमोशनल इफ़ेक्ट का ही होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सभी एडवर्टाइजमेंट में होता है, लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स और बिडिंग गेम्स और रमी गेम्स, इस तरह के गेम्स में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। और इस तरह की सारी एडवर्टाइजमेंट आपको वह सारे सपने दिखाती है जो आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पूरे नहीं कर सकते। यह आपको सपना दिखाते हैं कि आपके 1 रुपये को 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 कर दिया जाएगा, बशर्ते आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां हम आपको बताएं। यह बहुत कंफर्टेबल होगा आपके लिए, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस आप अपने लालच की वजह से कहीं न कहीं किसी न किसी गेम में फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद आपको एहसास होता है कि आपको इन लोगों ने सिर्फ झूठे सपने दिखा के फंसाया ही है। अब बात करते हैं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वाली एडवर्टाइजमेंट की। यह एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर ग्लैमरस एडवर्टाइजमेंट होती है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा मेल फीमेल का अट्रैक्शन ही दिखाया जाता है, और आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम को परफेक्ट करने की गारंटी दी जाती है। और इस तरह की एडवर्टाइजमेंट में आपका ट्रस्ट पाने के लिए कंपनियां एक स्टेप और आगे वर्क करती है। वह कई सारे स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस में एक्स्ट्रा फिजिकली एक्टिविटीज़ कैंपेन चलाती है, जिसमें कई सारे फिजिकल गेम्स होते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले को कई सारे सर्टिफिकेट और गिफ्ट दिए जाते हैं, ताकि उनका ट्रस्ट उनके प्रोडक्ट पे बना रहे और आपके स्पॉटलाइट में आने का सपना पूरा हो जाए, और आप उनके प्रोडक्ट की तरह ग्लैमरस लाइफ जीने में और उनकी ब्रांडिंग में इन्वॉल्व हो जाएं। और इस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम टीवी पे भी काफ़ी दिखाए जाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ माइंड गेम या फिजिकल गेम के नाम से ही जानते हैं। अब बात करते हैं मेंटल गेम एडवर्टाइजमेंट की। मेंटल एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट होती है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर आपका एजुकेशन हमारे साथ होगा तो आपका भविष्य कितना अच्छा होगा, यह आप खुद सोच लें। यह आपको दिमागी तौर पे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि फ्यूचर किस तरह से और किसके साथ सबसे ज़्यादा सेफ है। यह आपको बताते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन यह सारी चीज़ें करंट में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको हमारे ही साथ आना होगा। इसके लिए वह अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपने पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं, अपने सक्सेसफुल रेशियो को दिखाते हैं, और हम इनके रिकॉर्ड्स को, इनके सक्सेस रेशियो को कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते और उनकी बात पे विश्वास करते हैं कि यह हमारे बच्चों को अब्रॉड में अच्छा फ्यूचर दिला सकते हैं, नहीं तो कम से कम अपनी कंट्री में एक अच्छा जॉब तो दिला ही सकते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं और उन्हें बचपन से ही फोर्सफुली तरीके से पढ़ाई में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से मैक्सिमम यंग जनरेशन काफ़ी प्रेशराइज लाइफ में सस्टेन करते हैं, और इन सब का कारण होता है गलत तरीके से दिखाई हुई एडवर्टीज़मेंट और ब्रांडिंग, जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में काफ़ी बुरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो एडवर्टीज़मेंट में दिखाया या बताया गया है वह सब कुछ सही ही हो, और इन सब से बचने का एक ही तरीका है माउथ पब्लिसिटी। हमें हमेशा और सभी को माउथ पब्लिसिटी पे ही ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी फॉर एवर। और हमें हमेशा अपने बच्चों से यह एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि वह हमेशा कहें मैं तो छोटा बच्चा हूँ,
मैं फोन नहीं देखता हूँ, मैं तो पढ़ाई करता हूँ।